नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे होंगे, इस वक्त अगर आप चैनल उठा के देखोगे तो सभी चैनलों में इस वक्त एग्जिट पोल चल रहा होगा। और वो जाहिर सी बात है, वो एग्जिट पोल उनका कहाँ तैयार हुआ होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सब लोग अपने अपने आंकलन रख रहे होंगे, एग्जिट पोल सर्वे रख रहे होंगे। आप में से बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि आप भी अपना आंकलन रखिएगा। हालाँकि मैंने काफ़ी वक़्त से ये एग्ज़िट पोल करना या अपने वो रखना बंद कर दिया था, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि आप अपना आंकलन बताइए, एग्ज़िट पोल मत बताइए, पर आपका एक्सपीरियंस और आपके सूत्र जो बताते हैं, उसके आधार पर एक आंकलन रखिए। तो आज मैं आपके सामने जो आंकड़े रख रहा हूँ, अब क्योंकि एक टर्म चली आ रही है एग्ज़िट पोल कहने की, तो वो एग्ज़िट पोल मैंने इसलिए बोल दिया है, लेकिन ये दरअसल आंकलन है मेरा अपनी पत्रकारिता जीवन के एक्सपीरियंस के आधार पर, जो फील्ड से जो जितना चुनाव प्रचार और देखा, हमने सब कुछ देखा, खबरें देखी, उसके आधार पर। और सबसे बड़ी बात, अलग-अलग पार्टियों के नेताओं से जो मैंने बात की है, मैंने कोशिश की है कि सत्ता और विपक्ष, चैलेंजर और डिफेंडर, दोनों तरफ के लोगों से बात करने के आधार पर कुछ आंकड़ा बनाऊं। और जो पत्रकार इन राज्यों में काम कर रहे थे, दिल्ली से गए वाले नहीं, दिल्ली से गए नहीं, जो वहाँ के लोकल पत्रकार हैं, उनसे भी मैंने बात की है। किसी राज्य में 3 पत्रकारों से बात की, किसी में शायद एक राज्य में 2 पत्रकारों से बात की, एक राज्य में पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 5 या 6 पत्रकारों से मैंने बात की है। ये सब बातें तब हुई जब चुनाव निपट गया, मतदान निपट गया। मतदान निपटने के बाद दरअसल होता क्या है कि पत्रकार तो देता ही देता है सही आंकड़ा, आपको बताने की कोशिश करता है जो उसको लगा। जो नेता होते हैं ना, चाहे किसी भी पार्टी के, वो भी फिर सच बोल बैठते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड अगर आप बात करोगे, जाहिर सी बात है कि ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं बोलेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड वो सच बोल देते हैं कि ये कहानी लग रही है चौहान साहब, बशर्ते है कि उनका नाम नहीं लेना पड़ता। और जाहिर सी बात है, मैं उनका नाम भी नहीं बताऊंगा, लेकिन जो वो महसूस करते हैं वो सच बोल देते हैं। उन्हीं आधार पर मैं ये 5 राज्यों के आपको थोड़ा सा अपना आंकलन बताना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से अगर जो नतीजे आएंगे या आने चाहिए, तो इसके आसपास होने चाहिए जो मेरा आंकलन कहता है। बाकी तो देश के मतदाता, जागरूक मतदाता, उसके हाथ में है। मतदाता क्या सोचता है, जरूरी नहीं है कि हमारी सोच उनकी सोच एक जैसी हो। आजकल दरअसल चुनाव में ज्यादा मुश्किल पता क्या हो गया कि किसी भी आंकड़े को सटीक पहुंचने के लिए, कि वोटर साइलेंट हो गया और वोटर बड़ा चालाक हो गया है। बोलता कुछ है, करता कुछ है। सबसे बड़ी बात है कि वोटर ने बोलना कुछ और करना कुछ शुरू कर दिया है। इसलिए बहुत से, आपको देखा होगा, ज्यादातर एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं। मेरा भी, मुझे उम्मीद है कि 90% मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा गलत साबित हो सकता है। 10% उम्मीद है कि मैं आसपास कहीं होगा, लेकिन 90% मुझे लगता है कि शायद गलत ही साबित होगा। क्योंकि मैं भी 28 साल से जो पत्रकारिता के जिस आधार पर करता आया हूँ, समझता आया हूँ, चुनाव देखता आया हूँ, राजनीति समझिए, उसी आधार पर ये कर रहा हूँ। तो हो सकता है इस बार फिर झटका साबित हो, क्योंकि हिमाचल के चुनाव का मेरा आंकलन बिल्कुल सही निकला था। उसके बाद एक और जगह का सही निकला था, बाकी गलत निकले थे, तो मैंने ही छोड़ दिया था। पर खैर, वो बात पुरानी है। बात करते हैं एग्जिट पोल की। तो मेरे हिसाब से मेरा जो आंकलन है, क्यों ना छोटे राज्यों से, मतलब जहां जितनी सीटें हैं जो छोटे राज्य से, उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की बात करते हैं हम। पुडुचेरी में आपके सामने है, कुल सीटें हैं 30। मेरा जो आंकलन कहता है, मेरा जो निष्कर्ष निकलता है विभिन्न सोर्स के आउटपुट के बाद, मेरे हिसाब से आईएनसी प्लस यानी कांग्रेस गठबंधन, डीएमके जिसमें भी है, 30 में से 14 से 17 सीटें आईएनसी प्लस के खाते में जा रही हैं। 14 से 17 सीटें। बीजेपी प्लस को मिल सकती है 10 से 13 सीटें, और अन्य जिसमें टीवी के भी है विजय की, उसको 0 से 6 सीटें मिल सकती है। यानी कि मेरे हिसाब से थिन मेजोरिटी है, लेकिन कांग्रेस गठबंधन, कांग्रेस डीएमके गठबंधन पुडुचेरी में सरकार में आ सकता है या आ रहा है। वो इसलिए कि पुडुचेरी, कारण भी बताऊंगा मैं थोड़े थोड़े कि क्यों मेरा आंकलन है। इसलिए लग रहा है कि पुडुचेरी में दरअसल बीजेपी जो शासन, अभी एआईएडीएम के बीजेपी शासन है, मेरे ख्याल से वही है, उसके खिलाफ एक थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी है। उस एंटी इनकम्बेंसी को कैश करने में
आईएनसी गठबंधन कामयाब हो रहा है, इसलिए पुडुचेरी में मुझे सरकार बनती नजर आ रही है, पुडुचेरी में इंडिया गठबंधन की। अब आइए दूसरा राज्य जिस पर आप सबकी नजरें होंगी, आप उत्सुक होंगे जानने के लिए, 126 सीटों वाला असम। जी हाँ, असम में कुल सीटें हैं 126। अब मेरा जो आंकलन निकल के आ रहा है, जो मैं चुनाव के दौरान मतदान तक बोल रहा था उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो मेरा आंकलन था वो कुछ और था। जो मैं अब फीडबैक लिया है पत्रकारों से, नेताओं से, जो फीडबैक लिया दोनों पार्टियों की, बीजेपी भी और कांग्रेस भी, उस फीडबैक के आधार पर जो आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं उनका बेस वो है। तो मेरे हिसाब से 126 में से असम में कांग्रेस प्लस को 44 से 54 सीटें मिल सकती है। 10 सीट का मार्जिन है, 44 से 54 सीटें, 44 टू 54। बीजेपी प्लस को 59 टू 64, जी हाँ 59 टू 64 बीजेपी को। एआईयूडीएफ को 4 से 8 सीटें और अन्य को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि जो 65 का जादुई आंकड़ा है, छू तो बीजेपी भी नहीं रही है। जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी भी नहीं छू रही है, लेकिन कांग्रेस से तकरीबन 10 सीटें ज्यादा ले रही हैं बीजेपी प्लस। माफ कीजिएगा, मैंने बीजेपी प्लस 59 टू 64 बोल दिया, 55 टू 64 मैं कहना चाह रहा था। 55 टू 64 10 का मार्जिन है इसमें भी। तो हेमंत, अब ऐसे में क्या होगा? मान लीजिए जो अदर्स साथ आ जाते हैं और बीजेपी सत्ता फिर से एक बार बन जाती है, सरकार बीजेपी की, लेकिन इस हालत में एक चीज तय है, हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये आंकड़ा कहा जा रहा है कि संघ के हाथ खींच लेने से, लास्ट मोमेंट पे जब पवन खेड़ा ने हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी को लेकर जो आरोप लगाया, उसमें केंद्रीय नेतृत्व द्वारा अपने आप को पीछे रखने की वजह से ये आंकड़ा यहां पर अटक गया। वरना अगर बीजेपी हेमंता बिस्वा शर्मा के डिफेंस में आ जाती तो ये आंकड़ा 70 के आसपास पहुंच सकता था, एब्सोल्यूट मेजोरिटी बीजेपी को मिल सकती थी। लेकिन क्योंकि लग ये रहा है कि खुद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और संघ नहीं चाहता कि हेमंता बिस्वा शर्मा इतने नंबर लेके आए कि वो ब्लैकमेल कर पाए सीएम बनने के लिए, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा को सीएम नहीं बनाना चाहते। अब अगर इस आंकड़े के आसपास रहती है बीजेपी, तो हेमंता बिस्वा शर्मा का मुख्यमंत्री बनना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो आरोप उन पर लगे हैं वो आरोप हाई कमान को जमे नहीं है और उस आरोपों में कुछ सच्चाई शायद उनको दिखी है, इसीलिए कोई डिफेंस में भी उनके नहीं आया। ये असम का आंकड़ा है। अब आइए केरलम या केरल जो भी गई, कुल सीट 140, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी उम्मीद। कांग्रेस ने जोर भी सबसे ज्यादा इसी राज्य में लगाया है, ईमानदारी से बताऊं, सबसे ज्यादा जोर इसी राज्य में लगाया है। कुल सीट 140, मेरा आंकलन कहता है यूडीएफ यानी कांग्रेस वाला जो फ्रंट है उसको 78 से 83 सीटें मिल सकती है। 140 में से 78 से 83 यानी मेजोरिटी से कहीं आगे। यूडीएफ एलडीएफ लेफ्ट फ्रंट का जो गठबंधन है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसको 59 से 64 59 से 64 सीट मिलेंगी। और जो बीजेपी वाला एनडीए है उसे 1 से 3 सीट मिल सकती है। मतलब साफ तौर पे साफ वहां कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। केरल कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत में एक और मजबूत गढ़ पहले भी था, अब फिर साबित हो रहा है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री वहां कौन बनेगा। तो सिंपल सा फंडा है वहां पर। कहा जा रहा है इनडायरेक्ट वोटिंग हुई तो वीडी सतीशन सबसे आगे हैं, डायरेक्ट वोटिंग हुई यानी हाथ खड़े करके ओपन वोट करना पड़ेगा, तो शायद केसी वेणुगोपाल के खिलाफ लोग जाने की हिम्मत ना करें, फिर केसी वेणुगोपाल का नंबर आ सकता है। ये कहानी है केरल की। अब आइए, क्योंकि मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं। अब आइए अगला राज्य, दक्षिण का ही तमिलनाडु। तमिलनाडु
अच्छी खासी गेम चल रही थी, लास्ट मोमेंट पे पलट गई। कैसे पलटी बताऊंगा। टोटल सीट 234। डीएमके कांग्रेस गठबंधन को उम्मीद है मेरे हिसाब से मिलने की 175 से 185 सीट है, 175 टू 185। एआईडीएमके बीजेपी प्लस को 33 से 37। विजय की जो टीवी के पार्टी है उसे 8 से 10 और अन्य को 0 से 10, यानी एक तरफा जीत डीएमके कांग्रेस गठबंधन को तमिलनाडु में दिख रही है। अब मैं बोलता हूं कि कैसे पलटी। देखिए, चुनाव अच्छा चल रहा था, उस एक वक्त पे लग रहा था कि एआईडीएमके बीजेपी प्लस 100 के आसपास पहुंच चुकी थी। अचानक से पता नहीं मोदी जी को क्या हुआ कि वो महिला आरक्षण वाला बिल ले आए और उसके साथ डीलिमिटेशन जोड़ दिया। और डीलिमिटेशन जोड़ने का मतलब था कि दक्षिण का राजनीतिक कद इस देश में कम करने की कवायद। फिर क्या था, स्टालिन को मौका मिला, तुरंत कैश कर लिया, ब्लैक डे के रूप में मनाया, काले कपड़े पहने, प्रदर्शन किया, सब कुछ किया और बाजी पलट गई। और बाजी ऐसी पलटी कि एक तरफ लैंडस्लाइड विक्ट्री दिख रही है, दूसरी तरफ 33 से 37 के बीच एआईडीएमके बीजेपी फंसती नजर आ रही है। सिर्फ एक गलती से मामला सारा यहां बिगड़ गया। अब आइए आखिरी राज्य, जहां पर जैसे केरल में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा जोर लगाया, इस राज्य पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सबसे ज्यादा जोर लगाया। मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं तो कम से कम 15 दिन तो प्रधानमंत्री ने वहीं लगाए हैं, गृह मंत्री ने तो कहीं ज्यादा लगाए, पूरी सरकार वहां थी, पूरी ब्यूरोक्रेसी वहां थी, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है उसका इतना जमावड़ा था जो शायद मैंने किसी और राज्य के विधानसभा चुनाव में इतना जमावड़ा नहीं देखा। पूरा तंत्र दरअसल एक साइड दिख रहा था और ममता बनर्जी उनकी पार्टी एक तरफ दिख रही थी, बीच में कहीं कांग्रेस अपनी गेम खेलने की कोशिश कर रही थी। वहां पर क्या होने वाला है, कुल सीट 294। मेरा आकलन जो कह रहा है, मेरे सूत्रों के हवाले से, सूत्रों की मिली जानकारी के आधार पर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी 163 से 168। जी हाँ, आपको शायद गोदी चैनलों में उल्टा दिखे, लेकिन मेरा आंकड़ा कह रहा है 163 से 168 तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी को 112 से 117 सीटें, 100 पिछली बार से तकरीबन 20 से 30 सीटें ज्यादा मिल रही है, बल्कि ज्यादा ही है, 30 से 35 सीटें ज्यादा, 35 के आसपास मिल सकती है। 112 से 117। कांग्रेस को भी शून्य टूटता नजर आ रहा है, 7 से 12 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, 7 से 12, और अन्य को 2 से 10। यानी कि यहां पर भी ममता बनर्जी फिर एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठती नजर आ रही हैं। वहां भी फिर मुझे लगता है बीजेपी ने वही गलती करी जो पिछली बार करी। चलिए, महिला आरक्षण के जरिए आप लाना चाह रहे थे, महिलाओं को अपनी तरफ करना चाह रहे थे, लेकिन आपने कैलकुलेशन नहीं किया या रिसर्च नहीं की कि सबसे ज्यादा महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन तृणमूल कांग्रेस ही देती है। फिर आपने जो 2021 में ओ दीदी वाला जो मोदी जी ने बयान दिया था, वो कितना भारी पड़ा उसको भूल गया, और इस बार अमित शाह ने उसी तरह का बयान दे दिया, उसी तरह से तंज कस दिया। बंगाल में दरअसल अस्मिता को लेकर बहुत टची हैं लोग, बंगाली अस्मिता को लेकर बहुत टची हैं, और ममता बनर्जी के पास प्लस पॉइंट यह है कि बंगाली में बोलती हैं, बंगाली में लोगों से कनेक्ट करती है और अस्मिता को लेकर बहुत इशू बना देती हैं। बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, बड़ा चेहरा बंगाल में नहीं है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जाते हैं, ये हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में भाषण देते हैं, जो वहां लोगों को उतना कनेक्ट नहीं करता है, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, बंगाल का वोटर इस बार इतना शांत था कि किसी को भी अंदाजा लगाना मुश्किल था। लेकिन अंदाजा इसलिए ये लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा इसलिए मिल रही है कि नॉर्मली अगर आपने देखा होगा तो बीजेपी का वोटर खामोश नहीं रहता। बीजेपी का जो वोटर होता है वो वोकल रहेगा। पिछले 12 साल में यही देखा कि बीजेपी का वोटर वोकल होता है, खुल के बोलता है, क्योंकि वो
नजरों में आना चाहता है, स्कोर करना चाहता है। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में खामोशी ज्यादा नजर आई। जो लोग, जो नेता कह रहे हैं वहां, जो पत्रकार कह रहे हैं कि खामोशी बहुत नजर आई। खामोशी का मतलब यही है कि वो नजरों में नहीं आना चाहते। नजरों में नहीं आने का मतलब यही है कि वो दीदी के साथ ज्यादा नजर आए, इसलिए ममता दीदी वहां पर फिर से एक बार सत्ता में काबिज होती नजर आ रही है। यानी कि ओवरऑल अगर आप पांचों राज्यों का देखें तो अगर तो आप इंडिविजुअल देखेंगे तो बीजेपी के हाथ असम आ रहा है, कांग्रेस के हाथ केरल आ रहा है, गठबंधन में तमिलनाडु और पुडुचेरी कांग्रेस को मिल रहे हैं, और टीएमसी के हाथ जो है वो पश्चिम बंगाल आ रहा है। लेकिन आप एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन को देखेंगे तो फिर एनडीए को सिर्फ एक असम मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को 4, यानी 4-1 से इंडिया गठबंधन बाजी मार रहा है फिलहाल इन राज्यों के चुनाव में। ये मेरा आंकलन कहो या इसको आप एग्जिट पोल कहो, जो आप कहो, जो आपको ठीक लगे वो कहिएगा। आप भी मेरे अगर इस आंकलन से सहमत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना आंकलन मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं पढ़ना चाहूँगा। खास करके अगर आप इन राज्यों में से किसी राज्य से हैं तो अपना आंकलन जरूर डालिएगा कि हमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगली बार के लिए मुझे पता लगेगा कि हम कहाँ गलती करते हैं। आपका आंकलन अगर सही निकला तो मैं सही में याद रखूंगा। आपका नाम तो नहीं लूंगा चैनल पे, क्योंकि मुझे नाम लेने में दिक्कत नहीं है, पर मैं ये जानता हूं कि मेरे दर्शकों को मैं किसी भी तरह के निशाने पर नहीं लाना चाहता, किसी तरह के खतरे में नहीं लाना चाहता, इसलिए मैं दर्शकों के नाम नहीं लेता। कमेंट भी जब पढ़ता हूँ, जिक्र करता हूँ कमेंट का, तो बिना नाम लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि आप जिस सिस्टम से लड़ रहे हो वो सिस्टम ऐसा नहीं है कि राजनीति को राजनीतिक तक छोड़ता है। आपकी राजनीतिक या बोलने की आज़ादी को आपका संवैधानिक हक समझता नहीं, वो इसे निजी तौर पर लेता है। फिर आप समझ सकते हैं कि जिसके पास तंत्र हो वो बड़ा कुछ करता है। इसलिए मैं आपके आंकलन का जिक्र जरूर करूंगा पर नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन करूंगा तो उस दिन जिस दिन रिजल्ट आएंगे। देखते हैं किसका कितना नज़दीक निकलता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।